हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे SCERT बिहार बोर्ड साइंस की किताब की हम एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें से ये विज्ञान भाग 3 लेसन 13 पढ़ेंगे, तारे और सूर्य का परिवार। इससे पहले हमने अध्याय 12 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8th विज्ञान भाग 3 में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा दें, जिससे कि आप हमारा अगली वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। तारे और सूर्य का परिवार, जो यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन रात का होना, तड़ित का कौंधना। तड़ित कौंधना का मतलब होता है जैसे कि बिजली का चमकना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना, चंद्रमा की कलाएं आदि प्राकृतिक घटनाएं प्राचीन काल से मानव को उद्वेलित करते हैं तथा इनके होने के कारणों को जानने का प्रयास मनुष्य निरंतर करता रहा है। पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी चपटी है। सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया एवं छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन विश्लेषण करते हुए ये स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है। इसी तरह पूर्व में ये मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा तारे, सूर्य और चंद्रमा, जो किसी चादर रूपी आकाश पर पारदर्शी गोले के ऊपर जड़े हुए हैं, वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बाद में चंद्रमा की दैनिक गति तथा मासिक गति, तारों की दैनिक गति, मासिक गति तथा वार्षिक गति में आए परिवर्तन के अध्ययन के द्वारा ये देखा गया है कि 4-5 पिंड हैं जिन्हें खाली आंख से देख सकते हैं तथा जिनकी गति अन्य तारों से भिन्न है। अतः बाद में इन्हें ग्रह कहा गया, जिनके नाम शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध दिया गया है। कालांतर में पोलैंड के पादरी तथा खगोलविद निकोलस कॉपरनिकस ने अपने अध्ययन से एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में मानते हुए पृथ्वी एवं अन्य को सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताया। उस समय की सामाजिक मान्यता के विपरीत प्रस्ताव होने के कारण उनके कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। क्रमशः 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरबीन विकसित किया और उसकी सहायता से बृहस्पति की 2 चंद्रमा का परीक्षण किया। अर्थात गैलीलियो ने दूरबीन की खोज 1609 ईस्वी में किया था। अपने प्रेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने इस अवधारणा को प्रमाणित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इस तरह वर्तमान अवधारणा एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो विचार अवधारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं, क्या आपकी अपनी अवधारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध हों, तब क्या आप नई अवधारणाओं को अपना लेंगे? सूर्योदय के समय से सूर्यास्त तक सूर्य की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए तथा आसपास की वस्तुओं की छाया में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। इन परिवर्तनों के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्रियाकलाप: समूह में अपने साथी की मदद से अपनी छाया का अवलोकन वर्ग कक्ष से बाहर सूर्य की रोशनी में दोपहर 12 बजे कीजिए और इसके लिए 12 बजे उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। मालूम कीजिए कि सूर्य आसमान में आपके किस ओर है, इस वक्त आपकी छाया किस दिशा में तथा कितनी लंबी है। यदि सूर्य इस वक्त हमारे सिर पर चमकता तो हमारी छाया कितनी लंबी होती। अब एक घंटे के अंतराल पर अवलोकन कीजिए तथा इस तालिका को भरिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस समय आपकी छाया सबसे लंबी बनती है तथा किस समय आपकी छाया सबसे छोटी बनती है? पृथ्वी का घूमना पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। किसी मैदान में एक ही स्थान पर तेजी से घूमने पर आसपास की वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं? किसी रेलगाड़ी या बस यात्रा करते समय नज़दीक के वृक्ष, मकान
गमन के विपरीत दिशा में गतिमान प्रतीत होते हैं। सूर्य भी पूर्व में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? क्रियाकलाप 2 करते हैं। दिन में धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लीजिए। मैदान में साफ तथा समतल स्थान चुन करके इस छड़ी को वहां खड़ा कर दीजिए जहां पर इसकी स्पष्ट छाया बनती हो। छड़ी की छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी वस्तु से चिन्हित कीजिए। चित्र में इसे आ से दर्शाया गया है। 15 मिनट के बाद पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित कीजिए तथा इसे बा से दर्शाइए। अब आप इस प्रकार खड़े हो जाइए कि चिन्ह आ आपके बाईं तरफ तथा चिन्ह बा आपके दाईं तरफ रहे। अब आपका मुंह किस दिशा में होगा? बिंदु आ से बिंदु बा की ओर एक रेखा अपने साथी की सहायता से खींचिए। इस प्रकार जो रेखा प्राप्त होगी उसकी दिशा क्या है? ये स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य हो तब बताइए कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है। आकाश में क्या है? आकाश में आपको दिन के समय तथा रात के समय क्या क्या दिखता है? चित्र बनाइए। आप लोग रात को आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले पिंडों को देखते हैं। इनमें सबसे चमकीला दिखने वाला पिंड जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा, ग्रह, तारे तथा अन्य सभी पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं चंद्रमा, ग्रह, तारे और अन्य सभी पिंड जो होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं। चंद्रमा तो हम आसमान में देखते ही हैं। क्या आप चंद्रमा को प्रत्येक रात्रि में देख पाते हैं? क्या इसकी आकृति में परिवर्तन होते हैं? क्रियाकलाप 1। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक प्रत्येक रात को चंद्रमा की आकृति में आए परिवर्तनों का अवलोकन करें। उसकी आकृति नोटबुक पर बनाइए। ये भी नोट करें कि किस रात्रि को चंद्रमा किस दिशा से निकलता है। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। तो पूर्णिमा की रात, जिस दिन चंद्रमा पूरी गोल दिखाई देता है वह रात पूर्णिमा की रात होती है। और पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा पूरी रात चमकता रहता है। कवियों ने इस रात को काफ़ी गुणगान भी किया। यदि चंद्रमा से संबंधित कोई कविता याद हो तो अपने मित्रों को जरूर सुनाइए। पूर्णिमा के बाद से चांद की आकृति घटते हुए प्रतीत होता है और 14वें-15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है वह रात अमावस्या की रात होती है। पूर्णिमा की रात क्या होती है? जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है वह रात होती है पूर्णिमा की रात। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। परंतु दूसरे दिन बिल्कुल पतली रेखा के समान चंद्रमा दिखाई पड़ती है और फिर प्रत्येक रात उसकी आकृति बढ़ने लगता है और एक स्थिति आती है जब बिल्कुल गोल दिखाई देने लगता है, अर्थात पूर्णिमा हो जाती है। ये क्रम चलता रहता है। क्या आपको मालूम है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की अवधि कितने दिनों की होती है? क्रियाकलाप 4 करते हैं। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हमारे यहाँ कुछ पर्व मनाए जाते हैं। मतलब कि जब चंद्रमा की स्थिति होती है तो इसी के अनुसार हम चांद को देख करके कुछ पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। इनकी सूची बनाइए। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। ये कलाएँ क्यों दिखाई देती हैं? जरा सोचिए। हम जानते हैं कि सूर्य तथा अन्य तारों की चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। सूर्य तथा अन्य तारों की तरह चंद्रमा जो होता है ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अर्थात जो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो वो चमकता है वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है। जैसे कि वो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता, लेकिन सूर्य और तारों के पास में अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास ऐसा नहीं है, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटनाओं के विषय में आप जान चुके हैं। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा की सतह से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी दृष्टि पर पड़ता है। प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग से परावर्तित होती है ठीक उतना ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं।
आइए इसे समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। जैसे कि एक गेंद लेकर के उसके आधे भाग को सफ़ेद तथा आधे भाग को काले पेंट से रंगिए। अपने 2 मित्रों के साथ मैदान में जाइए, वहां 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे और वृत्त को 8 बराबर भागों में बांट दीजिए। आप वृत्त के केंद्र पर खड़े हो जाएं। अपने मित्र को गेंद लेकर के वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर होने को कहिए। उससे कहें कि सफ़ेद भाग को हमेशा सूर्य की ओर रखें और प्रत्येक प्रकरण में सफ़ेद तथा काली भागों को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रह करके गेंद के सफ़ेद दृश्य भाग का परीक्षण कीजिए और इसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए। इसकी तुलना चित्र से करें। चंद्रमा की कलाएं आप देख सकते हैं। चंद्रमा की कलाओं को, चंद्रमा का जो रास्ता है, चंद्रमा के पथ देख सकते हैं और चंद्रमा की सतह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चित्र में आप क्या देखते हैं? कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक आकर्षक पिंड रहा, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो चंद्रमा की सतह को धूल से भरा हुआ पाया। इस पर गड्ढे हैं, खड़े ढाल तथा ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ पर वायुमंडल तथा जल नहीं है। क्या चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं? क्या आप चंद्रमा पर जाना चाहोगे? क्या चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है? क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला जो व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रांग था, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, अर्थात पहली बार जो चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर, और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। आइए तारों के बारे में जानते हैं। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तो तारों को देखने का मजा ही कुछ और है। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारे एक ही रंग के हैं? वास्तव में तारे अपने प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है और अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता? दिन के उजाले में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? आपके नज़दीक रखा फुटबॉल अथवा 100 मीटर की दूरी पर रखा फुटबॉल में कौन बड़ा प्रतीत होता है? सूर्य की तुलना में अन्य तारे हम से लाखों गुना अधिक दूरी पर हैं, इसीलिए तारे बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है वो हमारी आंखों से काफ़ी नज़दीकी पर है, लेकिन जो तारे हैं वो हमसे कई गुना दूर है। इसीलिए तारे हमको छोटा दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी है। ये पृथ्वी से लगभग 40, क्या पढ़ना है बताइए, अब इसको पढ़ लेना, 40 करके किलोमीटर है। कुछ तारे इससे भी अधिक दूरी हैं। इतनी अधिक दूरियों को पढ़ना या लिखना आसान नहीं है, इसीलिए अधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है और जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में रात को लगभग 2 घंटे तक परीक्षण करें। क्या आप आकाश में तारे की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ पाते हैं? आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतया सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता। तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। आइए हम जानते हैं तारा मंडल के बारे में। रात के आकाश में तारे जो होते हैं, ये तारे रोशनी की छोटी छोटी बिंदुओं से नजर आते हैं। आसपास के कुछ तारों को एक साथ देखने पर आपको उनमें अलग अलग छवियां दिखेंगी। तारों के ये समूह तारा मंडल कहलाते हैं। देखने में ये तारे भले ही पास पास दिखें, लेकिन बहुत दूर यहाँ कुछ तारा समूह दिए गए हैं। क्या
इन्हें रात्रि के आकाश में देखकर पहचान सकते हैं। सप्तऋषि, इसी को हम सप्तऋषि तारा कहते हैं, जो ये पास पास में दिखाई देते हैं, ये सप्तऋषि तारामंडल है। अंग्रेजी में इनका नाम ग्रेट बियर यानी विशाल भालू है और इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। ओरायन यह यूनानी दंत कथाओं का एक समूह, एक मशहूर शिकारी है। ओरायन जो होता है या यूनानी दंत कथाओं का एक मशहूर शिकारी है। बीच के 3 चमकते तारे इसकी बेल्ट हैं। बीच के 3 तारे इसकी चमकते तारे इसकी बेल्ट हैं। शर्मिष्ठा, यूनानियों को इन तारों के समूह में एक और खूबसूरत और ताकतवर रानी कैसियोपिया अपने सिंहासन में बैठी दिखती हैं। क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है? आप इन सब तारों को बादलों में जा करके, बादलों के पास छत पे खड़े होकर के देखने का प्रयास करें। क्या शर्मिष्ठा आपको दिखाई दे रही है, या सप्तऋषि आपको दिखाई दे रहा है, या ओरायन आपको दिखाई दे रहा है? तो इसकी आप समीक्षा कर सकते हैं अपने छतों पे जा करके। सिंह तारामंडल कुछ शेर की तरह इसका दिखाई दे रहा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। क्या आपको भी इसमें सिंह की छवि प्रतीत होती है? ध्रुव तारा, सप्तऋषि या शर्मिष्ठा नामक तारा मंडलों को पहचानने के बाद हम इनकी सहायता से आकाश में ध्रुव तारा खोज सकते हैं। आकाश के उत्तरी भाग में देखिए, आपको वर्गाकार सप्तऋषि मंडल दिखेगा। सर्दी के महीनों में सप्तऋषि रात में न दिख करके सूर्योदय से कुछ घंटे पहले ही दिखता है, लेकिन इन दिनों आकाश के उत्तरी भाग में ही आपको शर्मिष्ठा नाम के 6 तारों का समूह दिखेगा। ये अंग्रेजी के W अक्षर की आकृति का होता है, अर्थात जो शर्मिष्ठा होता है ये अंग्रेजी के W आकार का होता है। फरवरी से अगस्त के महीने में सप्तऋषि आपको 8 से रात्र 12 से 1 बजे तक दिखता है और इन दोनों तारामंडलों की सहायता से आप ध्रुव तारा आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि आकाश में आपको केवल सप्तऋषि दिख रहा है तो इसके वर्गाकार सिरों पर स्थित 2 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। ध्रुव तारा इस सरल रेखा पर उत्तर दिशा में और इन दोनों तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर दिखेगी। अगर सिर्फ शर्मिष्ठा दिख रही हो तो ध्रुव तारा इसके मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर पाया जाता है। आपको ध्रुव तारे की चमक कैसी लगती है? तारामंडलों की गति, क्या तारे भी आकाश में चलते हुए दिखते हैं? आकाश में ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल व शर्मिष्ठा तारामंडल ढूंढ लेने के बाद इनके पथ के अध्ययन के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। करीब 20 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज लीजिए। इनके बीचों बीच 1 सेंटीमीटर व्यास का छेद बना लीजिए। कागज के एक किनारे पर एक यक्ष का निशान बना दीजिए। आप कागज को इस तरह से पकड़िए कि निशान नीचे की तरफ रहे। इसी तरह रख करके छेद में से ध्रुव तारा देखिए। जब ध्रुव तारा अब कागज को इस तरह से पकड़िए कि निशान नीचे की तरफ रहे। इसी तरह दृढ़ रख करके छेद में से ध्रुव तारा देखिए। जब ध्रुव तारा दिखने लगे तो वैसे ही पकड़ करके ये देखिए कि सप्तऋषि मंडल किस तरफ है। आपको जिस दिशा में जो कोई तारामंडल दिखाई दे, कागज पर उसी दिशा में एक तीर का निशान लगा दीजिए और इस निशान पर अवलोकन का समय भी नोट कर लीजिए। आप जहां खड़े हैं वहां आसपास किसी पेड़ या मकान को पहचान बनाइए। अपने कागज पर इस पेड़ या मकान की स्थिति भी चित्र बना करके दिखाइए। एक घंटे बाद इस क्रियाकलाप को दोहराइए। हर बार अवलोकन करने के लिए उसी जगह खड़े होकर के तारों को देखिए। सप्तऋषि मंडल की स्थिति दर्शाते हुए तीर का निशान व अवलोकन का समय उसी कागज पर रखिए। आपने जिस पेड़ या मकान को पहचान के लिए चुना था उससे तुलना करके ये भी देखिए कि तारे की जो ध्रुव तारों की स्थिति वही है या बदल गई। इस क्रिया को कम से कम 4 बार कीजिए। ध्यान रखिए कि कागज पर लगा यक्ष का निशान नीचे की ओर ही रहे। नोट,
इस क्रियाकलाप के लिए आप ध्रुव तारे के नज़दीक के अन्य पहचान में आने वाले तारों या तारामंडल का उपयोग भी कर सकते हैं। क्या समय के साथ तारों की स्थिति बदलती है? क्या ध्रुव तारों की स्थिति भी समय के साथ बदलती है? क्या सप्तऋषि की आकृति भी समय के साथ बदलती है या पूरे तारामंडल की आसमान में स्थिति बदलती है? आकाश में अवलोकन के दौरान हमें सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर स्थित है, अतः उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर से ध्रुव तारा कहीं से भी देखने पर हमें स्थिर नजर आता है। सप्तऋषि मंडल धुरी से कुछ कोणीय दूरी पर है, अतः वो हमें घूमता हुआ नजर आता है। आकाश गंगा या मिल्की वे रात को खुले आसमान के एक दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को पहचानिए। ये चमकदार पट्टी अथवा रास्ता आपको किस दिशा में फैला दिखता है? वास्तव में ये लाखों तारों का एक समूह है। ये तारे हमारी पृथ्वी से काफी दूर है, अतः इनका हमें केवल प्रकाश ही दिख पाता है। ये पट्टी आकाश गंगा है, लेकिन प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा या मिल्की वे पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। आइए जानते हैं सौरमंडल के बारे में। जो सौरमंडल है ये सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे कि ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर के सौर परिवार बना। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार बात किया जाए तो सूर्य से इनकी जो दूरी है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो ये बुध आएगा। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। आइए हम सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानें। इससे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। ये निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। वास्तव में सूर्य ग्रहों की ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। ये तो केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों एवं ग्रहों में विभेद कर सकते हैं? तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। क्या बता सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? अपने अलावा 9 मित्रों को विद्यालय के मैदान में इकट्ठा कीजिए। एक ही केंद्र से अपने अलावा 9 मित्रों को विद्यालय के मैदान में इकट्ठा कीजिए। एक ही केंद्र से 1-1 फीट के अंतर वाली त्रिज्या लेकर के 8 वृत्त खींचें।
सबसे लंबे मित्र को केंद्र पर खड़ा कर दीजिए और इसके हाथ में सूर्य लिखा हुआ पट्टी दे दीजिए। शेष मित्रों को भी कर्म अनुसार ग्रहों के नाम की पट्टियों के साथ क्रमिक रूप से अलग अलग वृत्तों की परिधि पर खड़ा कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप भी बाह्य वृत्त के बाहर खड़े होकर के उन्हें सूर्य के चारों ओर एक साथ परिक्रमा करने के लिए कहिए। अवलोकन कीजिए, क्या किसी ग्रह का टक्कर किसी दूसरे ग्रह से हो रहा है। अब स्टॉप वॉच हाथ में लेकर के बारी बारी से परिक्रमा करने कहिए। एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय को सारणी में लिखिए। क्या विभिन्न ग्रहों के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय उस ग्रह की सूर्य से दूरी के अनुपात में सूर्य की दूरी के अनुपात में है अथवा नहीं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। किसी ग्रहों के द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उन ग्रहों का उपग्रह कहते हैं। मतलब कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उन ग्रहों का उपग्रह कहते हैं। अर्थात जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को घूर्णन काल कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आइए अब हम ग्रहों के बारे में जानें। जैसे कि बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये सौर परिवार का लघुतम ग्रह भी है। सूर्य के सबसे निकट रहने के कारण अधिकांश समय सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है और इसका प्रेक्षण कठिन है, परंतु सूर्योदय से तुरंत पहले अथवा सूर्यास्त के तुरंत बाद इस ग्रह को क्षितिज पर देखा जा सकता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और ये है सूर्य के अधिक चमक के कारण ये छुपा रहता है, बट सुबह और शाम को ये देखा जा सकता है। शुक्र के बारे में, शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की निकटतम पड़ोसी ग्रह है। ये सबसे अधिक चमकीला है। शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्योदय से 1-3 घंटे पहले तथा सूर्यास्त के 1-3 घंटे बाद देखने का प्रयास कीजिए। आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन होने तथा उसकी निरंतरता या निरंतर बनाए रखने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी भी शामिल है ताकि पृथ्वी पर वही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल, ओजोन का आवरण बना रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे ताकि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो? क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का प्रतीत होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर जल के प्रकाश परावर्तित होता है और ये नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। हम पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। जिस तल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। मंगल ग्रह पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। ये हल्का लाल प्रतीत होने के कारण हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति, ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। लगभग 1300 पृथ्वियों को इस ग्रह के भीतर रखा जा सकता है। अर्थात ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हम बृहस्पति को कहते हैं और ये 1300 पृथ्वियों को इस ग्रह के भीतर हम रख सकते हैं। इस बात से आप इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं।
बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। आप एक बड़ा सा गोल गेंद लें और 1300 मीटर के दाने डालें। ये गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगा जबकि मटर के दाने पृथ्वी को निरूपित करेगा। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि आप दूरबीन से प्रेक्षण करें तो 4 बड़े उपग्रह भी देख सकते हैं। शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है और इसके रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरबीन से इसे ग्रह का परीक्षण कर सकते हैं। शनि के बारे में रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यदि शनि किसी विशाल जलकुंड में हो तो वो तैरेगा। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सौर परिवार के एक बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें बड़े दूरबीन से देखना संभव है। यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुकाव कोण है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यूरेनस का अत्यधिक झुकाव कोण अक्ष, इसके परिणाम स्वरूप यह अक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर ढुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें अंतरिक्ष ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष ग्रहों में बहुत कम उपग्रह होते हैं और वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इनके चारों ओर वलय, निकाय और इनके अधिक संख्या में उपग्रह होते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य ग्रहों के अलावा सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या हैं? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है। अब ये क्षुद्र ग्रह देख लिए कहाँ पर पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है और इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। धूमकेतु भी सौर परिवार के सदस्य हैं और ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है। आमतौर पर धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दिखाई देते हैं। हेली ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। 1986 में पहली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार कब दिखाई देने की संभावना है? धूमकेतु के संबंध में समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पाई जाती हैं और इन काल्पनिक एवं असत्य मिथकों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है और इसका दिखाई देना तो प्राकृतिक पर घटना है। उल्काएं तथा उल्कापिंड। उल्काएं तथा उल्कापिंड बादल रहित अंधेरी रातों में आकाश में प्रकाश की कुछ धारियां देखी जाती हैं। ये प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर आता दिखता है। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उन उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। अति तीव्र गति से पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण घर्षण से तप्त होकर जलने लगते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। जलने के क्रम में आकाश में प्रकाश की धारियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कुछ उल्का आकार में बड़े होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से
पूर्व पृथ्वी पर आ जाते हैं। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर बड़े उल्कापिंडों के गिर जाने से किसी बड़े प्राकृतिक दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, परंतु इन पिंडों के पदार्थ के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौर परिवार के पदार्थ की प्रकृति के अध्ययन का अवसर मिलता है। एक नियमित समय अंतराल पर पृथ्वी जब किसी धूमकेतु के पूंछ को पार करती है तो उल्काओं का झुंड दिखाई पड़ता है, पृथ्वी पर गिरता है। इससे आकाशीय पर घटना को उल्का वृष्टि कहते हैं। यदा कदा इस संदर्भ की सूचनाएं एवं समाचार आपको मिल सकती है। कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट रह करके परिक्रमा करते हैं। विश्व के विकसित देशों के साथ साथ भारत ने भी बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं परीक्षण किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था और कुछ अन्य भारतीय कृत्रिम उपग्रह में इनसेट, IRS कल्पना और एजुसैट आदि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीफोन संकेतों के प्रेक्षण, दूर संचार, दूर संवेदन के लिए किया जाता है। और इस लेसन में हमने क्या सीखा? तारे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। तारे क्या हैं? तारे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले ये खगोलीय पिंड होते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, अर्थात जो तारों की गति होती है ये पूरब से पश्चिम दिशा में होती है। किस साइड से? पूरब से, जैसे कि उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा में, अर्थात ये क्लॉकवाइज होती है। तारों की दूरियों का प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की रेखा के निकट स्थित है। तारा मंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हुए प्रतीत होते हैं। सौर परिवार जो है सूर्य, 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं और उल्काओं के झुंड से मिलकर के बना होता है। किसी ऐसे पिंड को जो अन्य पिंड की परिक्रमा करता है वह उस पिंड का उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध। तो शुक्र ग्रह रात के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। और इसी के साथ ही हमारा अध्याय भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।